चल इसे अनिश्चितता 25 मिनट की बनाइए भाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब ठीक है, बहुत अच्छा है। और आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे जिस तरह से सभी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप। सो आज हम शुरू करते हैं हिंदी मीडियम की पार्ट 4। और हिंदी मीडियम की जो क्लास है उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपको परपरागण की जो युक्तियाँ थी वो पढ़ाई थी हमने, ठीक है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनिश्चितता। अनिश्चितता जो है इसे हम असंगता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगता। असंगता, ठीक है। असंगतता, ठीक है, या इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पूर्णता। इन लगा दिए इसके साथ तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि अनिश्चितता हो गई। देखिए नॉर्मल रूप से हमने आपको ज्यादातर जो फंडामेंटल हैं किसी भी प्लांट के वो ज्यादातर हमने पढ़ा रखे हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज को समझते हैं। अनिश्चितता जैसा कि शब्द ही है, अगर कंडीशन कैसी हो कि पूर्णता कार्यक्षम और जननक्षम यानी कि कंप्लीटली फंक्शनल और स्टेराइल हो, नर और मादा युग्मक, यानी कि आपके पास क्या क्या है? नर युग्मक है। नर युग्मक किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अंकुरण के पश्चात उनसे गैमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से कार्यक्षम है, जननक्षम है। और दूसरा हमारा मादा युग्मक, ये भी पूर्ण रूप से क्या है? कार्यक्षम है और जननक्षम है। ये भी कार्यक्षम है और जननक्षम है, यानी कि कंप्लीटली कैसा है? फंक्शनल है और साथ ही साथ कैसा है? साथ ही साथ स्टेराइल भी है, यानी कि जनन क्षमता भी लिए हुए है, यानी कि कार्य करने की क्षमता भी उनमें प्रबल है और जनन क्षमता भी प्रबल है। लेकिन फिर भी उनके मध्य क्या नहीं होता है? इन दोनों के मध्य निषेचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निषेचन नहीं होता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो अनिश्चितता कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, पूर्ण रूप से कार्यक्षम नर युग्मक, पूर्ण रूप से कार्यक्षम मादा युग्मक, ठीक है, जो कि कार्यक्षम भी हैं और जननक्षम भी हैं, उनके मध्य निषेचन की विफलता को हम क्या कहते हैं? अनिश्चितता कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं? इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। पूर्ण रूप से कार्यक्षम यानी कि फंक्शनल व जननक्षम नर युग्मक व मादा, पूर्ण रूप से कार्यक्षम व जननक्षम नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य निषेचन की विफलता को क्या कहते हैं? अनिश्चितता कहते हैं, राइट। ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना अच्छी तरह से। फिर से बता देते, पूर्ण रूप से कार्यक्षम व जननक्षम नर युग्मक व मादा युग्मकों के मध्य जबकि निषेचन होना चाहिए, बस जब कार्यक्षम भी कंप्लीटली है
और उसके पश्चात उनमें जनन क्षमता भी है, तो दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, निषेचन होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके मध्य निषेचन नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं असंगतता, इनकम्पैटिबिलिटी या अनिश्चितता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, राइट। नंबर 1 कैसी होगी, पहली होगी अंतरजातीय, ठीक है, अंतरजातीय और अंतरजातीय दो प्रकार की होती है। तो नंबर 1 है अंतरजातीय। अंतरजातीय जैसा कि शब्द है अंतरजातीय, यानी कि यहाँ पर जब जो अनिश्चितता होती है एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के जो सदस्य होते हैं उनके मध्य होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरजातीय बोलते हैं। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, क्या है, जब अनिश्चितता एक ही वंश की ठीक है, जब अनिश्चितता एक ही वंश की अलग अलग जातियों के मध्य होती है, तो ये जो अनिश्चितता है ये क्या कहलाती है, अंतरजातीय। ठीक है, यानी कि इंटर स्पेसिफिक, इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जब अनिश्चितता एक ही वंश एक ही है लेकिन जातियां अलग अलग हैं और उनके मध्य अगर निषेचन नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंतरजातीय अनिश्चितता बोलते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम, तो ब्रेसिका आपने सुना होगा, ब्रेसिका एक क्या है, जीनस है, एक वंश है, ठीक है, इसकी एक जाति होती है ब्रेसिका कंप्रेटिस, कंप्रेटिस, ठीक है। और अगर इसका क्रॉस किसके साथ नहीं हो सकता कभी भी, ब्रेसिका रापा, ठीक है, ये दोनों सरसों के प्रकार हैं, ब्रेसिका कंप्रेटिस और ब्रेसिका रापा। रापा जो होती है काली सरसों होती है, ब्रेसिका कंप्रेटिस जो होती है वो पीली सरसों होती है, ठीक है। तो कुल तो एक ही है, सॉरी वंश तो एक ही है, कौन सा, ब्रेसिका, कौन सा वंश है, ब्रेसिका है दोनों में, लेकिन दोनों की जो जाति है वो देख रहे हैं कि एक की कंप्रेटिस है और दूसरे की जो है वो रापा है, तो इनके मध्य क्या नहीं हो सकता, निषेचन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे अंतरजातीय अनिश्चितता बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अंतरजातीय। अंतरजातीय, अंतर जैसा कि नाम है अंतरजातीय, जब निश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है, जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं इसे, ठीक है। कंप्लीट आप अपने आप लिख लेंगे उसके अंदर आगे, जैसे कि जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है तो इसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरजातीय अनिश्चितता बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रीमूला नामक एक पादप। प्रीमूला जो पादप होता है उसके अंदर जो है आप जानते हैं कि स्वबद्धता पाई जाती है और यहाँ पर अनिश्चितता जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, इनकम्पैटिबिलिटी प्रारंभिक
फिर से बता देते हैं, पूर्ण रूप से कार्यक्षम और जननक्षम जो नर युग्मक और मादा युग्मकों के मध्य अगर निषेचन नहीं हो रहा है, तो इस तरह की अगर परिस्थिति और जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है असंगता, इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। वो दो प्रकार की होती है, अंतरजातीय और अंतरजातीय। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, इसे ही बिल्कुल आप नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में। ओके, गुड। अब देखिए, जो दूसरा हमने पढ़ा है अंतरजातीय। अंतरजातीय जो, जैसा कि आपने थोड़ा समझा होगा, इसे क्या है? अंतरजातीय जो अनिश्चितता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। अंतरजातीय अनिश्चितता को स्व अनिश्चितता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व अनिश्चितता भी कहते हैं। ध्यान रखना इसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कब किसके मध्य हो रहा है? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो रहा है, ठीक है ना। जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य जो नर युग्मक और मादा युग्मकों के मध्य क्या नहीं हो? निषेचन नहीं हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इसे, यानी कि जो अंतरजातीय जो अनिश्चितता है वो क्या स्व अनिश्चितता भी साथ साथ कहलाती है। अब स्व अनिश्चितता जो होती है, ये दो प्रकार से इसे हम परिभाषित करते हैं। यदि स्व अनिश्चितता का निर्माण, निर्धारण और नियंत्रण, यदि स्व अनिश्चितता का निर्धारण व नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? नर युग्मकोद्भिद के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से हो रहा है? नर युग्मकोद्भिद के द्वारा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद अनिश्चितता कहते हैं। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। समझ गए? सिंपल है, केवल परिभाषाएं आपको याद रखनी है। यदि स्व अनिश्चितता का निर्धारण जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? नर युग्मकोद्भिद के माध्यम से हो रहा है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब अर्थात प्रकार जो परागकण होते हैं उनके जीन प्रारूप द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो है नर युग्मकोद्भिद की जगह क्या और नोट कर सकते हैं? दूसरा शब्द अगर लिखना चाहो तो परागकणों के जीन प्रारूप द्वारा अगर हो रहा है, अगर स्व अनिश्चितता का निर्धारण अगर परागकणों के जीन प्रारूप के द्वारा हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाएगा वो, ठीक है। क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाता है। और इसके विपरीत अगर बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा के जीन जो प्रारूप होते हैं उनके द्वारा अगर निर्धारण हो रहा है, तो बीजाणुद्भिद उत्पादक, ठीक है। इसके विपरीत क्या लिखेंगे? जबकि यदि
इसका निर्धारण बीजाणुद्भिद ऊतक द्वारा होता है। तो इसे बीजाणुद्भिद स्वयनिश्चितता कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्व अनिश्चितता, इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही कार्यक्षम है, जननक्षम है और उसके बाद अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो अनिश्चितता कहलाती है। अंतरजातीय और अंतराजातीय दो प्रकार की होती है। अंतरजातीय को हम स्वनिश्चितता भी कहते हैं। अगर स्व अनिश्चितता का निर्धारण अगर परागकणों की जीन प्रारूप द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। और यदि इसी स्व अनिश्चितता का निर्धारण अगर किसके द्वारा हो रहा है? बीजाणुद्भिद ऊतक। बीजाणुद्भिद ऊतक का मतलब क्या है? कि जिनके द्वारा परागकण उत्पन्न होते हैं। बीजाणुद्भिद ऊतक का मतलब क्या है? जिनसे परागकण क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम फिर बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। ठीक है, मोस्टली आपको क्या याद रखना है? जो अनिश्चितता है इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से याद करना है। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसका। इसके पश्चात ये तो अनिश्चितता थी। अगर क्रमशः अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमने देखा कि पहले हमने विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी, फ्लावर को पढ़ा कि जो फ्लावर होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, नर भाग कौन सा, उसका मादा भाग कौन सा है, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने दूसरी चीजें पढ़ी कि नरजन्नांग जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, कहाँ पर नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, मादा भाग जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, और उसके अंदर जो है जो मादा युग्मक है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हमने परागण को पढ़ा। पिछले 2-3 वीडियोज हमने बनाए हैं, वो किससे संबंधित है? पॉलिनेशन से संबंधित थे। किससे संबंधित है? परागण से संबंधित है। ठीक है, और परागण का मतलब क्या होता है? परागण का मतलब होता है कि जो पराग कण है, यानी कि हमारे जो पोलन ग्रेन है, उनका कहां तक पहुंचना? उनका कहां तक पहुंचना? उनका पहुंचना वर्तिकाग्र तक। राइट, उनका वर्तिकाग्र तक जो पहुंचना होता है वो क्या कहलाता है? वो परागण कहलाता है। ठीक है, अब यहां तक की प्रोसेस तो हो चुकी है कि परागण अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके पश्चात जो परागण हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है? उसे कहते हैं हम निषेचन। क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? निषेचन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जब हम डेवलपमेंट परागकणों से नर युग्मकोद्भिद और जो मादा भाग जो होता है उससे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो चुका होता है, परागकण जब वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, एक छोटे से चित्र के द्वारा देखिए। मान लीजिए कि ये हमारी वर्तिका है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? अंडाशय है। ये हमारा मादा भाग होता है। ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका कहलाती है, और ये कहलाता है अंडाशय। अंडाशय के बीच में यहाँ पर क्या स्थित होता है? ओव्यूल्स, यानी कि बीजांड उपस्थित होता है। ठीक है, परागकण यहाँ पर आ गए, गिर गए यहाँ पे। मान लीजिए कि ये परागकण इसके ऊपर आकर गिर जाते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र ने इसे ग्रहण कर लिया। जब वर्तिकाग्र इसे ग्रहण कर लेती है तो उसके पश्चात जो सबसे पहले कार्य होता है कि कोई भी जो परागकण होता है उसका यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उसका जर्मिनेशन होता है, उसका अंकुरण होता है। क्या होगा? अंकुरण होता है। और एक परागकण जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो परागकण जो होता है
उसके चारों ओर किसका आवरण पाया जाता है? हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, स्पोरोपोलेनिन। किसका आवरण होता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है। और जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता वहां पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंप्लीट हमारा परागकण है, और जहां पर नहीं पाए जाते वहां पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इन छिद्रों को हम कहते हैं जनन छिद्र। ठीक है, क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। और जब ये परागकण यहाँ वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर आकर गिर जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है? इसका अंकुरण होता है, यानी जनन छिद्रों के माध्यम से इसके अंदर भरा हुआ जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका कहलाती है, जो कि बड़े आकार की होती है। कौन सी? कायिक कोशिका। ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है जनन कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। किसमें? जो हमारा जो परागकण आकर यहाँ पर गिरा है इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। और जैसे ही ये इसके ऊपर आकर गिरता है और विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं उनके प्रभाव के कारण क्या होगा कि कायिक कोशिका जो होती है उस कायिक कोशिका से किसका निर्माण शुरू हो जाता है? पोलन ट्यूब का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी कि पराग नली का निर्माण शुरू हो जाता है। राइट। शेष रही जनन कोशिका। जनन कोशिका जो होती है वो भी इस पराग नलिका में आ जाती है और इसका केंद्रक, ठीक है, जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो किसके अंदर आ जाता है? पराग नलिका के अंदर आ जाता है। और पराग नलिका के अंदर आने के पश्चात इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है? नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है। अब ये पराग नलिका जो होती है धीरे धीरे इस वर्तिका से होती हुई आगे बढ़ती रहती है रसायनों के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ती रहती है और किसके अंदर प्रवेश कर जाती है? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये तो यहाँ की प्रारंभिक स्टेज हो गई। समझ गए इस चीज को? आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे आप कि परागण के पश्चात परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, जहां पर परागकणों का अंकुरण होता है। अंकुरण के पश्चात उससे पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका के अंदर दो नरयुग्मक होते हैं। ये दोनों नरयुग्मक जो होते हैं बीजांड में प्रवेश करते हैं। अब बात आती है बीजांड की। ठीक है, तो एक बार बीजांड की स्ट्रक्चर और देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, जहां पर बीजों का निर्माण होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है, यूं। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये इसका बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। सर 5 मिनट सिर्फ 5। और ये वाला जो सिरा होता है ये क्या कहलाता है? निभाग। सर ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये इसके अध्यावरण कहलाते हैं। बिल्कुल गौर से सुनना, ये क्या कहलाते हैं? अध्यावरण कहलाते हैं। ये बीच वाला जो भाग होता है इसका, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये वाला जो भाग होता है इसका, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बीजांड काय। क्या कहलाता है? बीजांड काय। ठीक है, और बीजांड काय के अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है भीतर, ये वाली। इसे हम किस नाम से जानते हैं? बीची बीच जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। ध्यान से सुनना। ठीक है, फिर से बता देते हैं कि एक बीजांड जो इसके अंदर जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड उपस्थित होता है, उस बीजांड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। ये इसका बीजांड द्वार होता है, ये निभाग वाला सिरा होता है, ये इसके चारों ओर जो इंटेगुमेंट्स होते हैं यानी कि इसके अध्यावरण होते हैं। बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो भ्रूण कोश कहलाती है। भ्रूण कोश में इधर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्रम से जो बगल वाली 2 कोशिकाएं उन्हें सहायक कोशिकाएं और मध्य की जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। ऊपर की ओर भी 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, मध्य में एक द्वितीयक
केंद्रक पाया जाता है। समझ गए आप? अब फिर हम बात करते हैं इधर, पराग नलिका विस्तृत होती हुई किसमें प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। इसे मैं मिटा दूं एक बार कुछ देर के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पराग नलिका आ रही है ऊपर से चलकर, ठीक है। पराग नलिका आती है और कहां से प्रवेश करती है? हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। हालांकि कुछ पादपों में अलग जगह से भी प्रवेश कर जाती है, धारण वगैरह से भी प्रवेश कर जाती है, लेकिन नॉर्मली जो होती है वो कहां से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। जब ये पराग नलिका बीजांड द्वार वाले सिरे से अंदर प्रवेश करती है तो इसके अंदर क्या है? दो नरयुग्मक हैं, ठीक है। ये दोनों नरयुग्मक जो होते हैं किसमें प्रवेश कर जाते हैं? भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें से एक नरयुग्मक किससे जाकर जुड़ जाता है? पहले वाला फर्स्ट नरयुग्मक किससे जाकर जुड़ जाएगा? फर्स्ट नरयुग्मक जाकर जुड़ जाएगा हमारी अंड कोशिका से, ठीक है। किससे जाकर जुड़ जाएगा? अंड कोशिका से जुड़ जाएगा। और दूसरा नरयुग्मक जो है, यानी कि जो सेकंड नरयुग्मक है, वो किससे जाकर जुड़ जाएगा? वो जाकर जुड़ जाएगा हमारे द्वितीयक केंद्रक से। किससे? द्वितीयक केंद्रक से, ठीक है। फर्स्ट नरयुग्मक अंड कोशिका से जुड़कर क्या बना लेता है? वो बना लेता है भ्रूण। क्या बना लेता है? भ्रूण बना लेता है। और द्वितीयक जो नरयुग्मक है जो कि द्वितीयक केंद्रक से जाकर जुड़ा है, वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा भ्रूणपोष। क्या बना लेगा? भ्रूणपोष। और यही जो भ्रूणपोष है भ्रूण के विकास में मदद करता है और धीरे धीरे संपूर्ण जो बीजांड है हमारा वो निषेचन के पश्चात, ये जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, यही प्रोसेस किस नाम से जानी जाती है? यही प्रोसेस निषेचन के नाम से जानी जाती है। और जब निषेचन हो चुका होता है तो माय डियर स्टूडेंट, उसके पश्चात हमारा जो बीजांड होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? पूरा का पूरा बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो कि निषेचन के पश्च की घटना है। यहाँ तो हम सिर्फ किसे देख रहे हैं? निषेचन को पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल आपको समझ में आ गए होंगे। लिखवाना शुरू करें, फिर से समझ लीजिए, इसे एक बार देख लीजिए। और किसी तरह की अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इसे समझने में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा तैयार रहता हूं आपके कमेंट पढ़ने के लिए, लेकिन आप कमेंट करते ही नहीं हो, ठीक है। बड़े बुझे बुझे से रहते हो, राबड़ी पीने लग गए लगता है मुझे, ठीक है। और इस राबड़ी के नशे में आप सब जो होते हैं वो सोते ज्यादा हैं और पढ़ते कम हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक जो अपना अगला है वो क्या है? निषेचन। क्या है? निषेचन। ठीक है। और इस निषेचन को हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।